देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन के महाकाल महालोक में 28 मई को तेज आंधी और तूफान से सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां अपने पेड़ स्थल से गिरकर खंडित हुई। मूर्तियों को करीब 15 दिन पहले नई बनवा कर दोबारा लगा दिया गया था। श्रावण के अंतिम सोमवार पर महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की नई मूर्तियों का संत, महंत, मंत्री और विधायक की उपस्थिति में दोबारा अनावरण किया गया है। महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तेज आंधी तूफान से महाकाल लोक में लगी सप्तऋषि की 7 में से 6 मूर्तियां गिरकर खंडित हुई थी। मूर्तियों के गिरने के बाद कांग्रेस ने इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। महाकाल लोक में किए गए कामों की शिकायत लोकायुक्त में भी हुई थी। लगातार विरोध के बीच सप्तऋषि की 6 मूर्तियों को रिपेयर करने की बात हुई। बाद में विरोध बढ़ा तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि सभी मूर्तियों को दोबारा नए सिरे से बनवाया जाएगा। करीब 2.5 माह बाद 12 अगस्त को मुंबई से सभी 7 मूर्तियां उज्जैन पहुंची और सभी मूर्तियों को रात में ही अपने अपने स्थान पर लगा दिया गया। अब करीब 2 हफ्ते कवर करने रखी गई मूर्तियों को सीएम के जाने के तुरंत बाद आनंद फानन में अनावरण करवाकर आम लोगों को देखने के लिए खोल दिया गया। रात 8 बजे हुए कार्यक्रम में मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टटवाल सहित महंत विनीत गिरी और अन्य साधु संत के साथ साथ उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की उपस्थिति में मंत्रों के साथ अनावरण कर दिया गया। हालांकि पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण कर चुके थे। मंत्रोच्चार के बाद सभी मूर्तियों पर पूजन कर पर्दा हटाकर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि पहले से अच्छी मजबूत मूर्ति बनी है। महाकाल लोक में मूर्ति को शुभ मुहूर्त के 7 मूर्तियों का अनावरण किया गया है। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि नई मूर्तियों को स्थापित किया है। पूजा कर नई मूर्ति को आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये लोकार्पण नहीं है, लोकार्पण तो पहले हुआ था। बीच में जो मूर्तियां जो तेज हवा के कारण क्षतिग्रस्त हुई थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम पहले से और बेहतर मूर्ति लगाएंगे बिना किसी राशि खर्च किए संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से। और आज आपको ये 7 मूर्तियां बहुत ही बेहतर और पूरे नए स्वरूप में है। नई मूर्तियां हैं। 3 महीने के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लगाएंगे, आज वो आपके सामने है। और महाकाल लोक पूरे अपने भव्य स्वरूप में है। लोगों की भारी भीड़ है। ये हमारे लिए खुशी और संतोष का विषय है। आज क्या किया गया? मूर्तियां पहले से आके लगी थी। एक शुभ मुहूर्त का इंतजार था। आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंत्रोच्चार के बीच में सप्तऋषियों की मूर्तियां को अनावरण हो गया। बाबा महाकाल की महालोक की आंधी के समय जो हमारी कुछ ऋषियों की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई थी, मुझे इस बात का संतोष है कि कम समय में प्रशासन द्वारा बगैर किसी प्रकार के शुल्क दिए हुए जिस एजेंसी से काम कराया था उसी एजेंसी को पाबंद करते हुए सारी मूर्तियों को मजबूती के साथ आज पुनर्लोकार्पित किया गया है। मेरी अपनी ओर से आज इस पूरे आयोजन में हमारे साथ माननीय पारस जी, माननीय महापौर जी, माननीय सभापति कलावती दीदी, हम सब लोग हमने सबने मिलकर के आज ये लोकार्पित भी की है। और जैसा उज्जैन की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के अनुसार ये और ज़्यादा मजबूती के साथ सभी प्रकार की मूर्तियां और उनके लिए जो नई मूर्तियां एक तरह से बनाई है, उनकी भावभंगिमा, उनके अपने स्ट्रक्चर की मजबूती, कलर पेंट्स, सारी चीज़ें बहुत अद्भुत हुई है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए सबको बधाई। वैसे भी ये पत्थर की बनाई है तो पहले नहीं, FRB जो पहले थी उसी प्रकार से है, लेकिन इनके अंदर की जो मजबूती है जिसके कारण से ये आंधी तूफान के कारण कुछ क्षतिग्रस्त हुई थी, अब ऐसा प्रयास कर दिया कि अब किसी भी हालत में कभी भी ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। तो बताएं आज क्या आयोजन किया गया? आज बाबा महाकाल के महाकाल लोक के अंदर जो सप्त ऋषियों की जो प्रतिमा है, जो आंधी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, आज उन्हीं के स्थान पर पुनः उन्हीं मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इसका पूजन करके विधि विधान से आज हमने वापस से सप्त ऋषियों की प्रतिमाओं को यहाँ पे स्थापित किया है। यहाँ पर जो सभा मंडप बना हुआ है, वहाँ पर भारी वजन के लट्टू है जिससे एक पत्रकार की जान भी जा सकती थी, वो भी है कुछ चेंज करने का किया गया है। यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं उनको रेगुलर चेक करते हैं, किसी प्रकार से कोई दुर्घटना ना हो, कभी गिरे नहीं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी क्षति यहाँ पर नहीं होगी। इसको निरंतर हम चेक करवा रहे हैं। सारी मूर्तियों को वापस से चेक किया गया है, सभी को व्यवस्थित करके मजबूत करके पुनः स्थापित किया गया है।
प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है ना सारी गाड़ियाँ जो है ना अधिकारियों के नेताओं के इसमें लगी रहती है। आम नागरिकों को भी घूमने का मौका मिलना चाहिए ना इसमें। ये दान में आई ये दान में गाड़ियाँ आई है जो भी है, पर क्या है कि आम पब्लिक परेशान होती ना उसमें। अधिकारी लोग घूमते हैं, नेता लोग घूमते हैं, आम पब्लिक परेशान होती है ना। ये प्रोटोकॉल जो है ना गलत है। ये जो है ना कैलाश पाटीदार धामनौर। धार्मिक नगरी उज्जैन में अब ई रिक्शा चालक ने शराब पीकर हंगामा मचा रहे हैं। इनके वीडियो भी अब सामने आ रहे हैं। आए दिन हम देख रहे हैं कि हाल ही में चामुंडा माता चौराहा पर एक एक्सीडेंट में महिला की मृत्यु हुई थी, पर फिर भी ड्राइवर और कुछ लोग अपनी गलतियां सुधारने के बजाय गलती करते जा रहे हैं। मंगेश श्रीवास्तव ने कहते हुए बताया कि हाल ही में इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 5 चौराहा पर एक ई रिक्शा वाले ने इतनी शराब पी रखी थी कि उससे गाड़ी के अंदर तक बैठना तो ठीक, पर गाड़ी की सीट पर भी नहीं बैठा जा रहा था। ऐसे में कभी ई रिक्शा में कोई सवारी होती तो शायद कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। ऐसे में इंदिरा नगर मधुर डेयरी के रोड पर ई रिक्शा वाले से यातायात भी बाधित हुआ। साथ ही आम जनता एवं उज्जैन उत्तर विधानसभा संयोजक कायस्थ समाज के मंगेश श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा एवं यातायात पुलिस से मांग की है कि ऐसे नशा कर ई रिक्शा चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। साथ ही इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी हमने ये ई रिक्शा वाले को इस हालत में देखा है कि ना तो ये उठ पा रहा है और ना बैठ पा रहा है, और इसने इस बाटल के अंदर ये ड्रिंक भर रखी है और वाइन पी के गाड़ी चला रहा है। मैं जिला प्रशासन एवं एसपी महोदय से और यातायात पुलिस से यह निवेदन करूंगा कि इसका ई रिक्शे का लाइसेंस भी निरस्त किया जाए और इसका जो ई रिक्शा है वो भी बंद किया जाए, क्योंकि ये इस स्थिति में भी नहीं है कि रिक्शा चलाए। वो अभी पूरा यातायात जाम पड़ा था और अभी भी बेहोशी की हालत में है। आप इसका चेहरा बताओ। ये है, ये आज इस प्रकार से अगर ये रोड पे घूम रहा है तो दूसरों को भी एक्सीडेंट करता और हमारा भी एक्सीडेंट करता, और अगर कोई सवारी इस पर बैठी रहती तो आज उसका कितना नुकसान होता। कहीं ना कहीं हमारा जिला प्रशासन और एसपी महोदय से निवेदन है कि ऐसे ई रिक्शा वालों को आप दंडित भी कीजिए, इनका रिक्शा भी बंद कीजिए और साथ ही इनके ऊपर जो उचित कार्रवाई की जाए वो हम सारे लोग इस मांग कर रहे हैं। भैया क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है? इतनी क्यों ले लेते हो? लो और भी हो। कहाँ हो? नाम तो बता। कहाँ पे हो? नाम याद है? जिला नापतोल विभाग ने कंठाल चौराहा पर कार्रवाई करते हुए पंखा और मिक्सर पर आवश्यक निर्देश नहीं लिखे होने से पंचनामा बनाया है। साथ ही खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, इसलिए नियमों की जानकारी भी दी है। जिला नापतोल विभाग द्वारा उज्जैन के कंठाल चौराहा पर स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में कार्रवाई की गई है। जिला नापतोल निरीक्षक संजय पाटणकर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम शहर की विभिन्न दुकानों पर नियमित जांच करते हुए पहुंचती है। ऐसे में जब वह कंठाल चौराहा स्थित एक दुकान पर पहुंचे तो वहां पंखा और मिक्सर पर आवश्यक जानकारी नहीं लिखे हुए थे। तत्काल पंचनामा बनाकर कार्रवाई की गई है व जवाब मांगा गया है। वहीं संजय पाटणकर ने लोगों से अपील की है कि वे पैक बंद सामग्री खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान दें। सामग्री के बॉक्स पर निर्माता का नाम व पता लिखा होना जरूरी है। जो सामग्री खरीदी जा रही है उसका सामान्य नाम भी लिखा होना जरूरी है। बॉक्स पर MRP सभी कर सहित लिखी होनी चाहिए। सामग्री की बनने व एक्सपायरी डेट अंकित होना चाहिए। कंज्यूमर केयर नंबर और ईमेल भी होना जरूरी है। यदि इस प्रकार का कोई भी निर्देश नहीं रहता है तो इस बात की शिकायत की जाए और ऐसी सामग्री ना खरीदी जाए। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिक रहे हैं उस पर विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? विभाग की तरफ से नियमित जांच होकर कार्रवाई कर रही है। जैसे अभी हमने हैदरी ट्रेडर्स के यहाँ से जो कंठाल चौराहे के पास में दुकान है, यहाँ पर भी आकस्मिक जांच की थी, जिसके अंदर मिक्सर और पंखा इसके ऊपर जो आवश्यक घोषणाएं होना चाहिए पैकेज कमोडिटी रूल के तहत वो नहीं पाई गई। उसके तहत हमने उसको जब्त करके उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें निर्माता मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनको भी नोटिस दिए गए हैं और जो मेन स्टॉकिस्ट है जो इंदौर का उसको भी नोटिस दिए गए, इनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। सर कस्टमर को क्या देखना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने आता है तो? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। कस्टमर को कोई भी पैकेट
पैक बंद सामग्री खरीदता है तो उस पर 6 घोषणाएं आवश्यक होना चाहिए। जी। इसमें सबसे पहले उसका निर्माता का नाम और पता होना चाहिए। दूसरा, सामग्री उसके अंदर क्या रखी है उसका सामान्य नाम, जी। जैसे नमक, तो नमक को कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और पर उस पर नमक लिखा होना चाहिए, ये जरूरी है। जी। तीसरा, उसकी MRP समस्त कर सहित होना चाहिए। चौथा, उसको पैकिंग का महीना और वर्ष, और आखिरी में कंज्यूमर केयर नंबर और ईमेल। जी। ये सभी 6 चीज़ें कंपलसरी। इसमें से यदि एक भी चीज़ नहीं होती तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रावण माह के अंतिम सोमवार के शुभ अवसर पर बाबा महाकाल को लगभग 121 किलो 1.25 क्विंटल बादाम समर्पित की गई। श्रावण माह के शुभ अवसर यानी कि अंतिम सोमवार को पुणे के डॉक्टर सागर साधना साराध्य साध्या कोतले द्वारा करीब 5 लाख कीमत का 121 किलो मामरा बादाम समर्पित किया गया। इसके साथ स्वर्ण वर्ण जड़ित मामरा बादाम, रजत वर्ण जड़ित मामरा बादाम का अतिरिक्त उच्चतम भोग की थाली 121 किलो मामरा बादाम के साथ बाबा श्री महाकाल को भोग लगाया गया। मुरली मनोहर जोशी ने बताया कि डॉक्टर कोतले परिवार बाबा श्री महाकाल जी के परम भक्त हैं। अक्षय तृतीया के 3.5 शुभ मुहूर्त के पर्व पर उज्जैन को गोवा, कर्नाटक के सागर किनारे की काजू के बागों से काजू का राजा W180 काजू की उच्चतम क्वालिटी का 111 किलो का काजू का भोग बाबा श्री महाकाल जी को संध्या आरती में अर्पित किया गया था। ये मामरा बादाम भी बादाम की प्रकार में बादाम का राजा है। सर्वोत्तम गुणवत्ता का भोग सिर्फ बाबा श्री महाकाल को समर्पित किया गया है। इसके पूर्व में भी पुणे में रहते हुए डॉक्टर कोतले परिवार बाबा की सेवा में शिवरात्रि के 9 दिन अवसर पर 9 प्रकार के उच्चतम भोग बाबा श्री महाकाल जी को अर्पित करते आए हैं तथा अन्य सेवा कार्य करते रहते हैं। साथ ही डॉक्टर सागर साधना साराध्य साध्या कोतले इसी प्रकार निरंतर सेवा की कृपा बाबा श्री महाकाल के प्रति बनाए रखें, ये कामना करते हैं। जय श्री महाकाल। आज श्रावण का अंतिम सोमवार होने के उपलक्ष्य पे भगवान महाकालेश्वर के परम भक्त पुणे निवासी सागर कोलते जी द्वारा भगवान महाकालेश्वर जी को 121 किलो बादाम का भोग लगाया गया। सागर कोलते जी भगवान महाकालेश्वर के परम भक्त हैं और हर वर्ष हर पर्व में भगवान महाकालेश्वर जी को भोग लगाया जाता है। भगवान महाकालेश्वर उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करे और उनको व उनके परिवार को स्वस्थ रखे। जय श्री महाकाल। शंकरपुर निवासी युवक द्वारा नरसिंह घाट पुल से शिप्रा नदी में कूदकर आत्महत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज किया है। युवक ने 13 अगस्त को शिप्रा नदी के नरसिंह घाट पुल से नदी में छलांग लगाई थी। सोमवार को पुलिस ने बताया कि 13 अगस्त की शाम नगर निगम की कचरा गाड़ी चलाने वाले आकाश पिता रमेश हाड़ा निवासी शंकरपुर ने शिप्रा नदी में नरसिंह घाट के पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उसने मोबाइल पर एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसमें उसने कहा था कि गर्लफ्रेंड और उसकी मौसी व 3 अन्य लोग उसे 5 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड जिससे उसका ब्रेकअप हो गया है, वो खुद को 5 माह की गर्भवती बताकर उस पर दबाव बना रही है। इन्हीं लोगों द्वारा परेशान करने पर उसने आत्महत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने वीडियो की जांच एवं परिवार के बयान आदि के बाद अनीता की मौसी सुनीता मालवीय, सोनू पासी, भरत नेता और अनीता की मां कमलाबाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जय श्री महाकाल। मैं आकाश हाड़ा शंकरपुर मक्सी रोड उज्जैन का रहवासी हूँ। मैं एक घटित घटना बताने जा रहा हूँ आपको। मैं कुछ समय पहले एक लड़की से बात करता था जिसका नाम अनीता है। अब मार्च में मेरी शादी थी तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था और उसको बता दिया था कि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मुझे शादी करना है। ठीक है, मैंने उससे ही बोला था शादी करने से, उसने मना बोल दिया था शादी करने से। तो मतलब हमारा राजीनामा समझौता हो गया था और उस बीच में उस लड़की ने आवेदन भी दिए थे SP ऑफिस में और महिला थाने में और नीलगंगा थाने में आवेदन भी दिए थे। और उस आवेदन के तौर पे उस लड़की ने लिखा था कि मेरा आकाश से कोई लेना देना नहीं है और कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आकाश शादी कर रहा है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं। तो अब वो लड़की और उसकी मासी सुनीता और उसकी नानी कमलाबाई और उसकी मम्मी का नाम मुझे पता नहीं है, और एक उसका मामा है सोनू पासी
और एक भरत करके है कोई, भरत चमार, जो भीम आर्मी का नेता है, जिसको हम नेताजी बोलते हैं। ये लोग सब मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए दो। अब मैं गरीब आदमी कचरा गाड़ी चलाता हूँ और कचरा गाड़ी चलाकर मेरा गुजारा करता हूँ। अब मेरे पास में 5 लाख रुपए नहीं है और आज से करीबन फरवरी में उस लड़की से मैंने बातचीत बंद कर दी थी, मिलना जुलना बंद कर दिया था। अब वो प्रेग्नेंट है, बोल रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है। अब उस बीच में वो बच्चा मेरा है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने उसको बहुत पहले छोड़ दिया था, फरवरी में छोड़ दिया था, मार्च में मेरी शादी थी तो वो बच्चा मेरा नहीं है। अब उस लड़की बोल रही है कि वो बच्चा तुम्हारा है, तो हम वो भी मान रहा है कि ठीक है बच्चा हमारा है। तो उस बीच में उसने 2.5 लाख रुपए लेकर राजीनामा भी कर लिया था और राजीनामा हमें दिलवाया था दिनेश जाटव करके, नीमनवासा में रहता है जो दिनेश जाटव, उसने राजीनामा दिलवाया था। अब वो लड़की वापस पवासा थाने जाकर आवेदन दे रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इसके घर में रहना है। अब तूने राजीनामा कर लिया तो मैं उसको घर में कैसे रख सकता हूँ? और मेरी तो शादी हो चुकी है तो मैं उसको घर में भी नहीं रख सकता। अब ये सब लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो उस लड़की को छोड़ना ही चाहता हूँ और मैंने छोड़ दिया उस लड़की को, ठीक है। अब वो बच्चा भी मेरा नहीं है, अब वो मेरे साथ में मतलब ऐसा गलत इल्ज़ाम लगा रही है। तो अब इसका हम भी गए पवासा थाने और पवासा थाने पर हमने भी बोला, तो पवासा थाने में टीआई सर और एक और भैया है वीरेंद्र भैया करके जाट है, इन लोगों ने भी पैसे लिए उस लड़की से, और एक मैडम है, उस मैडम ने भी उस लड़की से पैसे लिए 15-20 हज़ार रुपये, और ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमें मतलब हमारी सफाई देने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है और हमारी सफाई सुन भी नहीं रहे हैं, हमारे बयान भी नहीं ले रहे हैं, मतलब मेरे बयान भी नहीं ले रहे हैं। तो मैं हमारे एमपी की सरकार से निवेदन करूँगा कि मुझे इंसाफ दिला दो, ठीक है। अभी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ अपने यहाँ बड़े पुल से, नरसिंह घाट से नदी में कूदकर जान देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीने से कोई मतलब नहीं है। सब दूर से मेरी मतलब इज्जत की 12 बजा दी है उस लड़की ने, और उसके बाद में उसको राजीनामा ले लिया और उसके बाद में भी अब मुझे परेशान कर रही है। तो मैं इतने पैसे नहीं ला सकता और इतने पैसे मेरे पास में है भी नहीं जो मैं उसको दूँगा, तो उससे अच्छा मेरे को आत्महत्या करना अच्छी है, ठीक है। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और मुझे मेरी एमपी की सरकार से विनम्र निवेदन है कि एक उस लड़की की मासी सुनीता और उसकी नानी कमलाबाई और उसकी मम्मी और सोनू पासी और जो भरत नेता है भरत चमार, इन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दे, क्योंकि ये लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे के लिए और वो लड़की भी साथ में ब्लैकमेल कर रही है पैसों के लिए, ठीक है। अब हमारे पास में इतने पैसे नहीं है तो पुलिस भी हमारी नहीं सुन रही है। पुलिस के पास में जाते हैं, पवासा थाने की पुलिस है, मक्सी रोड पवासा थाना, वहाँ की पुलिस है, पुलिस के पास में जाते हैं तो पुलिस भी पैसे की डिमांड करती है कि लाओ पैसे दे दो, राजीनामा कर लो उनसे, हम दिलवा देते। पुलिस वाले भी बीच में पैसे खाने को बोल रहे हैं, पैसे मांग रहे बीच में। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं पैसे नहीं दे सकता, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। नशे की चपेट में आने के बाद बड़नगर के युवाओं की मौत हो रही है। शहर वासियों ने नशे के खिलाफ आक्रोश दिखाते हुए एक जुलूस निकाला है। जिले के बड़नगर तहसील में नशे का व्यापार चरम पर है। इस दौरान नशे के आदी होने के बाद 2 युवकों की मौत भी हुई। वहीं शहर में आक्रोश है। इसी के चलते बड़नगर शहर में समस्त सामाजिक संस्था जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बड़ा आंदोलन किया गया और शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रशासन से आग्रह किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। जी बताइए भी आज इस विषय को लेकर आपके द्वारा अभी नगर में विगत कई माहों से इसमें ब्राउन शुगर जैसे नशों का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा था और जिसमें कई वो अपनी की परिवार के अच्छे छोटे बच्चों की मौत हो गई है। अभी विगत दिनों में भी गेंदा बॉर्डर स्थित मोहित सोनी की मौत हो गई है। इसीलिए नगर के सभी युवाओं ने, सभी सामाजिक संस्थाओं ने, समस्त नगरवासियों ने मिलकर यह आह्वान किया है कि बड़नगर नगर से इस प्रकार से नशा विक्रय करने वालों का जो धंधा है उसको पूरी तरह से बंद किया जाए और शासन प्रशासन इस प्रकार की अच्छा कार्रवाई करे। इसके लिए आज सभी नगरवासियों ने मिलकर विशाल रैली निकाली और एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी महोदय के लिए के नाम से तहसीलदार साहब को दिया है और पुलिस प्रशासन ने भी आश्वस्त किया है और उन्होंने भी कुछ नशा बेचने वालों को पकड़ा है। और हमें आशा है कि अगर पुलिस इस प्रकार से नगरवासियों की मांगों पर खरा उतरती है तो ठीक है, अन्यथा 3 दिन के बाद पुनः ये चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। और हम लोगों की ये अपील है सभी नगरवासियों से कि वह भी नशाखोरी की जो आंदोलन चल रहा है इसमें सब साथ आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बड़नगर को नशा मुक्त करें। आपका नाम? मैं नीलेश शर्मा, एडवोकेट। नगर की जनता द्वारा एक विशाल रैली के द्वारा आपको एक ज्ञापन दिया गया। आज बड़नगर में जो है नागरिकों द्वारा नशा के खिलाफ उनके द्वारा जो है रैली चलाया गया है। उसके द्वारा हमको जानकारियाँ भी दी गई और ज्ञापन भी दिया गया कि कुछ लोग जो है यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम लोग उनके द्वारा बताया गया, उससे हम चिन्हित भी कर रहे हैं। कल भी हमने जो है उसमें कार्रवाई की थी और लगातार उन पर जो है ठोस कार्रवाई हम किए जा रहे हैं। लोगों से सूचना मिल रही है, उसी तरह से हम लोग जो नशे के कारोबार में खरीद रहा है, बेच रहा है, पी रहा है, सभी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बताएं कि मुख्यमंत्री के जिस प्रकार के निर्देश है कि जो अगर नशे से अवैध कारोबार कर रहा है नशे के खिलाफ जो मेड है उसमें मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाए, तो आपके द्वारा ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अभी हम चिन्हित कर रहे हैं उसमें भी जो है शीघ्र से जो कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से हम जो सूचना भेजेंगे जो की जाए। सर अभी तक कितने लोगों को पकड़ा? हमने अभी 4-5 लोगों को पकड़ा था अलग अलग तरीके से, उन सब पे जो है निगरानी कार्रवाई की गई है और आगे भी हम ऐसा मुहिम लगातार अपनी सहयोग से चलाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये नशा खत्म हो। उनके द्वारा किसी लोगों का नाम बताया क्या जो प्रमुख लोग हैं जो अभी हम जो है कार्रवाई करेंगे उसको बताएंगे आप लोग से। इस तरह से हम सर्वे नहीं कर सकते जब तक कि कोई कुछ मिलना है, लेकिन हम जिसमें भी होगा आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ ये कार्रवाई होगा। उज्जैन के खिलाड़ियों ने बनारस में लाठी खेल प्रतियोगिता में गोल्ड एवं सिल्वर मेडल जीते हैं। नगर गणेश गतका अखाड़े के 8 खिलाड़ियों ने बनारस में आयोजित नेशनल पारंपरिक लाठी प्रतियोगिता में भाग लिया। 25 एवं 26 अगस्त को बनारस में उज्जैन के खिलाड़ियों ने अपनी कलाकारी प्रस्तुत की। श्रीनगर गणेश गतका अखाड़े के अध्यक्ष अनिल धर्मे ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर गणेश अखाड़े के 8 खिलाड़ियों ने गोल्ड एवं सिल्वर मेडल हासिल कर उज्जैन का नाम गौरवान्वित किया है, जिसमें नगर गणेश अखाड़े की टीम ने 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 कांस्य मेडल जीते। उज्जैन आगमन पर खिलाड़ियों का रेलवे स्टेशन पर फूलों की माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। खिलाड़ियों एवं परिवार के लोगों ने सभी से मिलकर रेलवे स्टेशन पर खुशी का जश्न मनाया। मेडल जीतने में टीम के कोच पवन पवार की प्रमुख भूमिका रही। 7 सितंबर जन्माष्टमी पर नगर गणेश चौराहे पर मटकी फोड़ आयोजन के साथ सिंगल लाठी, डबल लाठी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त खिलाड़ी नगर गणेश गतका अखाड़े पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्वागत के मौके पर सागर साद, केतन गहलोत, यश गहलोत, पीयूष गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। से 4th पारंपरिक लाठी टूर्नामेंट में चैंपियनशिप जीतकर आए हैं। 18 राज्यों में मध्य प्रदेश ने चैंपियनशिप जीती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल आए हैं तो उज्जैन जिलों को आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भी चैंपियनशिप अगर आती है तो उज्जैन जिले की आती है। उसी का जश्न आज मनाया जा रहा है। ये बनारस में 24 से लेकर 26 सितंबर तक टूर्नामेंट रहा, जो 4th नेशनल था पारंपरिक। जो हमारा खेल है जो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा था,
उज्जैन शहर के खिलाड़ी 18 राज्यों में पूरे नेशनल में मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की नगरी के निवासी होकर उनका नाम मतलब शहर का नाम कर आए हैं हम बाबा महाकाल के आशीर्वाद से। देखिए, लाठी परंपरा इस उज्जैन शहर में यदि जीवित किसने करी है तो वो हमारी बड़ी बहन रजनी नरवरिया ने करी है। निश्चित रूप से ये एक लाठी परंपरा सनातन समय से चली आ रही है जो कि विलुप्त हो चुकी थी। मैं सबसे पहले तो रजनी दीदी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आज के इस युग के बच्चे जो मोबाइल और नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको बचपन से ही शिक्षा दी जा रही है कि हम हमारी पारंपरिक लाठी को सीखें। और लाठी एक ऐसा खेल है कि आप 50 रुपये आपके पास हों तो आप लाठी का खेल अपने घर में अकेले भी सीख सकते हैं और अखाड़े पे जाके भी अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे ही नगर गणेश अखाड़ा विगत 2 वर्षों से रजनी दीदी के नेतृत्व में ही नेशनल, जिला और आगामी अन्य खेलों को भी खेलेगा। हमारे 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया था जिसमें से 9 मेडल गोल्ड के जीते, 4 सिल्वर और 3 कांस्य मेडल जीते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को, जितने भी उज्जैन जिले के खिलाड़ी हैं, ये इसी प्रकार इस खेल को आगे बढ़ाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उनको बधाई देता हूँ। नगर निगम कर्मचारी से प्रताड़ित होकर 2 दिन पहले स्ट्रीट वेंडर द्वारा आत्महत्या करने के मामले में छतरी चौक पर प्रदर्शन कर हिंदूवादी संगठनों ने FIR दर्ज करने की मांग की है। उज्जैन के छतरी चौक पर मंगलवार को हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। दरअसल यहां 2 दिन पहले नगर निगम कर्मी से प्रताड़ित होकर स्ट्रीट वेंडर रामेश्वर द्वारा आत्महत्या की गई थी। हिंदूवादी संगठनों ने मृतक को श्रद्धांजलि देकर आरोपी निगम कर्मी के खिलाफ केस दर्ज करने और मृतक की पत्नी को नगर निगम में स्थायी नौकरी देने की मांग की। वहीं चेतावनी भी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। अभी 2 दिन पूर्व एक रामेश्वर बामीवाल जो कि यहाँ पर एक स्ट्रीट वेंडर है, वो ठेला लगाते थे। निगम कर्मी जिहादी मानसिकता के, क्या नाम है उसका, आशिक पहलवान की प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर, तंग आकर, आर्थिक रूप से व्यथित होकर उसने आत्महत्या की है। रोज आके मारता था, पीटता था, इस बात के प्रमाण है। साथ में लोग गवाही देने को तैयार हैं, परंतु प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आशिक पहलवान, आशिक हेला, इस पर कार्रवाई हो। 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रयास किया गया। आज आपने यहाँ किस प्रकार से किया है? किस प्रकार की श्रद्धांजलि दी? आज हमने यहाँ पर जाकर, चूंकि यहाँ दुकान लगाते थे वो, इसलिए यहाँ पर ही हमने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। आयु का 3रा है और इसके बाद ये अनवरत धरना है। जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होती तब तक ये धरना हिलने वाला नहीं है। हम लोग अभी 306 का प्रकरण पंजीबद्ध करा के ही यहाँ से जाएंगे। साथ ही साथ उनकी जो श्रीमती हैं, विधवा हैं, उनको नगर निगम में स्थायी नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। और ये हिंदू स्ट्रीट वेंडर जिनको यहाँ पर सताया जा रहा है जिहादी मानसिकता के तहत, इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर हो जाए, इसकी यही हमारी मांग है। महाकाल सवारी के दौरान गोपाल मंदिर पर नगर सुरक्षा समिति के सदस्य ने भाजपा के 2 पार्षदों को रोक दिया, जिसके हिंदूवादी संगठन के नेता ने पार्षदों को प्रवेश दिलवाया। उज्जैन में 1 दिन पहले सावन माह के अंतिम सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई। सवारी में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। ऐसे में सवारी में विवाद भी देखने को मिला। दरअसल गोपाल मंदिर पर भाजपा पार्षद दिलीप परमार और पंकज चौधरी सवारी में शामिल होना चाह रहे थे। ऐसे में दोनों पार्षद गोपाल मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान मौके पर मौजूद नगर सुरक्षा समिति के सदस्य ने दोनों पार्षदों को धक्का देकर रोक दिया। वहीं मौके पर मौजूद हिंदूवादी संगठन ने नेता रुपेश ठाकुर से तत्काल नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को नसीहत देते हुए दोनों पार्षदों को मंदिर के अंदर प्रवेश दिलवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर मंगलवार को वायरल हो रहा है। कालियादेवी महल क्षेत्र में 52 कुंड के पास चाय पी रहे एक शख्स पर 4 लोगों ने किया हमला। रुपए 10,000 छीने, घायल का उपचार है जारी।
उज्जैन के थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में मारपीट का एक मामला सामने आया है। दरअसल घटना कालियादह महल क्षेत्र में बावन कुंड के पास की बताई जा रही है। यहां चाय पी रहे विष्णु नामक एक शख्स पर 4 लोगों ने हमला कर दिया और 10,000 रुपए छीन लिए। हमला तलवार और लाठी से किया गया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आरोपियों को जानता है, जो कि गांव बरखेड़ी के रहने वाले हैं और अवैध शराब का व्यापार करते हैं। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था अभी आपको? मैं वहाँ चाय पी रहा था तो 3-4 जना है, मेरी जेब में पैसे पड़े थे, 10,000 रुपये छिना के मेरे को मारा भी खूब। सांसी लोग थे वो। कहाँ की घटना है? ये मेल की बावन कुंड की। कौन लोग थे? वो वहाँ के बरखेड़ी के रहने वाले हैं। क्या नाम है उसका? वो ये क्या नाम बताया था, अमृत नाम है उसका, अमृत। क्या करते हैं वो? ये और दारू वालू बेचते हैं, कच्चे दारू। अच्छा, कितने पैसे था आपके पास और कितनी संख्या में लोग थे? 10,000 रुपये थे सर। सामने वाले कितनी संख्या में लोग? 3-4 जने थे सर। कुछ आपको किन चीजें से किन हथियारों से मारा? मेरे को डंडे से मारा और तलवार की भी लेके आया था, तलवार की यहाँ लगी है। आपका कौन से थाने पे रिपोर्ट कर दी? यहाँ भेड़ूगढ़ थाने पे। आपका नाम बता रहे? विष्णु। उज्जैन जिले की विधानसभा के महितपुर के ग्राम झारड़ा के ग्राम पाडलिया में प्राथमिक स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चे नाली और बाथरूम की सफाई करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी कुछ छात्रों से टॉयलेट और इससे लगी नाली को साफ करवा रहे थे। इस दौरान स्कूल के पास से बाइक से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनता देख सफाई करा रहे शिक्षक और कर्मचारी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और इस दौरान सफाई कर रहे छात्र पास ही में बने होस पर हाथ धोने चले गए। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद सहायक जिला शिक्षा अधिकारी गिरीश तिवारी ने मौके पर BRC कैलाश दंडोतिया को जांच के लिए भेजा। इस मामले में शिक्षा अधिकारी गिरीश तिवारी का कहना है कि उन्हें ऐसी सूचना मिली कि टॉयलेट तो साफ नहीं करा रहे थे, वहां से एक नाली निकली है, इसे ही साफ कराया जा रहा था। हालांकि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान शिक्षक अधिकारी ने शिक्षक और कर्मचारी से मोबाइल पर बात की। अपनी सफाई में शिक्षक और कर्मचारी ने बताया कि स्कूल परिसर में मिट्टी जम गई थी। कर्मचारी और छात्र सभी मिलकर मिट्टी हटा रहे थे। पांडलिया गाँव है, उसमें एक PS स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय। वहाँ के बच्चों से शौचालय तो नहीं कराया, जो मेरे पास जानकारी है वो नाली है, कुछ नाली में मिट्टी चली गई थी, तो स्टाफ और बच्चे सब मिलकर उसको कर रहे थे, ऐसी सूचना मेरे पास है। विकासखंड स्रोत समन्वयक BRC दंडोतिया जी को उधर भेजा भी है। आज देख के बस स्थिति से अवगत कराएंगे। ये जो वीडियो सामने आया उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो टॉयलेट ही साफ कर रहा है। जैसा कि आपके जो भी अधिकारियों ने जानकारी दी, शायद वो गलत है, तो इस मामले में आप कोई कार्रवाई करेंगे? अभी आज पंचनामा बनाने के लिए बुला है, वो पहुंच रहे हैं वहाँ पर, फिर जैसे हमको प्रतिवेदन भेजेंगे उसमें आवश्यक कार्रवाई जो होना है वो करेंगे। आपका शुभ नाम? गिरीश तिवारी, एडिशनल DPC एजुकेशन। उज्जैन के खिलाड़ियों को खेल दिवस पर बड़ी सौगात मिली है। नानाखेड़ा में राजमाता सिंधिया स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का लोकार्पण एवं मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा उज्जैन में स्थित मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा नवनिर्मित सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का लोकार्पण एवं मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन संपन्न हुआ। खेलो इंडिया योजना अंतर्गत 7 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। इसी तरह इसी मैदान में बहुउद्देशीय खेल परिसर का निर्माण 11 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट, मलखम्ब केंद्र, शूटिंग रेंज, कुश्ती, कराटे, जिम्नेशियम हॉल, मेडिकल रूम एवं अन्य सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होंगी। इस ट्रैक को द ग्रेट स्पोर्ट्स हैदराबाद ने बनाया है और मल्टीपर्पज हॉल को संजना कंस्ट्रक्शन भोपाल द्वारा बनाया जाएगा। बोर्ड के इंजीनियर RK शर्मा, असिस्टेंट इंजीनियर वेदांत जादौन, सब इंजीनियर गौरव कुमावत और सब इंजीनियर प्रिया भामोर के निर्देश में यह काम किया जा रहा है। इसी मैदान में 25 लाख रुपए की लागत से लॉन टेनिस कोर्ट का कार्य निर्माणाधीन है। 80 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण भी हुआ है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों ने मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन किया और नवनिर्मित सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया गया। उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 मीटर की दौड़ का शुभारंभ भी किया गया।
इस अवसर पर मंचन कार्यक्रम में नगर निगम सभापति कलावती यादव, यूडीए अध्यक्ष श्याम बंसल, पूर्व विधायक आलोट जितेंद्र गहलोत, एसपी सचिन शर्मा, विवेक जोशी, अनिल जैन कालूहेड़ा, पुलिस हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी, प्रोजेक्ट निर्माण कॉन्ट्रैक्टर फर्म के अधिकारी, खिलाड़ी, प्रबुद्धजन, पार्षदगण आदि उपस्थित थे। अतिथियों ने 800 मीटर की दौड़ में प्रथम मुकेश भारती डामोर, द्वितीय ध्रुव विनोद पटेल एवं तृतीय स्थान पर शिवम संतोष पाटीदार को ड्राई फ्रूट वितरित कर सम्मानित किया। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार खेलों में बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है और भारत सरकार ने खेलों के विकास में राशि की वृद्धि की है। खेलों में बच्चे अपनी रुचि दिखाएं, बच्चे मोबाइल पर ज्यादा ध्यान न देकर खेल के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं ताकि बल बुद्धि में वृद्धि हो और तन स्वस्थ रह सके। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नानाखेड़ा के समीप खेल मैदान को स्वर्गीय राजमाता सिंधिया के नाम से जाना जाएगा। इसका भी शुभारंभ आज किया गया है। यह मैदान लगभग 75 बीघा में फैला हुआ है। इस खेल मैदान के विकास के कार्यों के लिए सतत सरकार प्रयास कर रही है। आज वर्तमान में उज्जैन में खिलाड़ियों की सभी विधाओं में खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध है। उक्त खेल मैदान का निरंतर विकास के काम कराए जाएंगे। खेल की मशाल निरंतर चलती रहेगी। आज का खेल जगत के लिए खास करके आज का खेल दिवस हमारे उज्जैन के लिए सार्थक हुआ। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर स्थापित ये स्टेडियम का पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है, जिसमें 7 करोड़ की लागत से एथलेटिक्स की सभी प्रकार की विधाओं के लिए ट्रैक का लोकार्पण हुआ है। 11 करोड़ 43 लाख की लागत से दूसरे चरण का इंडोर हॉल का भूमि पूजन भी माननीय महामहिम थावरचंद जी गहलोत के द्वारा यह संपन्न हुआ है। आज ही के दिन यहाँ पर विधायक कप का भी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। ये लगभग 80 बीघा में फैला हुआ ये स्टेडियम, जिसमें 200 करोड़ की लागत से पूरा स्टेडियम बनेगा, जिसके 2 चरण का आज शुभारंभ हुआ और लोकार्पण हुआ है। मेरी अपनी ओर से सभी खेल प्रेमी लोगों को, विद्यार्थियों को, सबको बधाई। हम प्रयास कर रहे हैं उज्जैन के अंदर वो सब कुछ गेम लाएं जिसके माध्यम से हमारी प्रतिभा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाए। ये सिंथेटिक ट्रैक भोपाल के बाद केवल उज्जैन में बना है। हम उम्मीद कर रहे हैं परमात्मा की कृपा से और भी सारी विधाओं के खेल उज्जैन में स्थापित हो और इस प्रकार का खेल का क्रम जारी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24। नमस्कार।